मैं सोनिका इंस्पायरिंग वुमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज जो गेस्ट मेरे साथ है वो बहुत स्पेशल है। शी इज द प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ यतन एनजीओ। तो मैम को हरियाणा गरिमा अवार्ड एंड कोविड वॉरियर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मोर देन 10 अवार्ड्स मैम को मिल चुके हैं अपने सोशल वर्क के लिए, जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं। पेंडेमिक में मैम ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है जब उनको कोविड वॉरियर से सम्मानित किया गया। बाकी डिटेल्स मैम से जानेंगे क्योंकि वही अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरीके का उन्होंने काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके एनजीओ ने किस तरीके से फ्री खाना लोगों को 50,000 लोगों को इन्होंने फ्री खाना, मास्क और काफी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई थी। तो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शालिनी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिका जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक जोड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट। जी मैम, क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पर हुआ है और परवरिश किस तरीके की रही है। जी, तो मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरा बचपन बीता है और मेरे पापा का बुक्स एंड स्टेशनरी का बिजनेस था और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी अपने दादा दादी के साथ और हम लोग 3 बहनें हैं, एक मेरे से बड़ी है और एक मेरे से छोटी है। और ओके। हमारी जो परवरिश हुई है वो किस मम्मी-पापा ने बड़े अच्छे से हमारी परवरिश करी है। हमें किसी चीज़ के लिए रोक-टोक नहीं थी। कुछ जी। रिस्ट्रिक्शंस थे जो हम समझते हैं हमारी सेफ्टी के लिए थे। बाकी हमने जो भी कुछ पढ़ाई करनी चाही, जो भी कुछ लाइफ में करना चाहा, उसके लिए मम्मी-पापा ने कभी नहीं रोका और हमारे अंदर आज जो भी वैल्यूज़ हैं, वो सब हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हैं। और आपकी हॉबीज क्या क्या है मैम। मेरी हॉबीज़ कुकिंग है, मुझे कुकिंग करने का शौक है और मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है। स्कूल टाइम में मैं बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, मैं कॉलेज कैप्टन भी थी और वाओ। अब इतने स्पोर्ट्स तो नहीं खेल पाते बट मुझे फ़िटनेस का बड़ा शौक है। मैं किसी न किसी फ़ॉर्म में या जिम करूँ या योगा करूँ, एक अपनी रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, 1 घंटे का डेली या वॉक ही कर लूँ। जी। और इसके अलावा थोड़ा बहुत रीडिंग करना, कभी कार ड्राइव करना मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनते हुए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, किस तरीके के स्पोर्ट्स आपको पसंद थे कॉलेज टाइम में। सबसे ज़्यादा मैं बैडमिंटन खेलती थी और उसके अलावा हमारे स्कूल कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ थी। हमने सारे जंप्स हैं, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो सब हमने करे हुए हैं। इवन क्रिकेट भी खेलते थे हम उस टाइम पर वाह। बॉयज़ में। तो फिर ये कैसे छूट गया, लाइक अपने आप छूट गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे बढ़ती है बीइंग अ वुमन, तो छूट गया या फिर अपना अंदर से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्या हुआ था। एक्चुअली स्कूल टाइम के बाद इतना कॉलेज लाइफ में इतने स्पोर्ट्स थे नहीं और कभी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल परस्यू करने का सोचा नहीं। फिर धीरे-धीरे कम हो गया, हालाँकि बच्चों के साथ कभी-कभी बैडमिंटन खेल लेती हूँ, बट हाँ, अपने आप ही धीरे-धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया, कम हो गया, जी। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी फिर। ओके। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि नोट अ मदर, नोट अ डॉटर, शालिनी कपूर, जो इंडिविजुअली एक शालिनी है, अपनी पर्सनैलिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आपका अपना इंडिविजुअली क्या नजरिया है जिंदगी को देखने का। नो मैटर कि जो हम सोचते हैं वो हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमारी चॉइसेस, हमारे सपने जो बस हमारे होते हैं और जिसको बस हम अच्छे से जानते हैं, उस शालिनी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो शालिनी किस तरीके की है। राइट। तो मेरा ये मानना है कि लिव योर ड्रीम एज़ नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो अपनी ड्रीम्स को बिल्कुल। आप खुद ही पूरा कर सकते हैं, कोई और नहीं जी। करेगा आपके लिए। सो सबसे बड़ा मोट्टो तो मेरा यही है
और मैं अपने डिसीजंस अपने आप लेना लेती हूँ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। पर शुरू से ही काफ़ी स्ट्रांगली मैंने डिसीजंस अपने खुद ही लेती आई, बचपन से मैं बोलूँ। जी मैम। यतन की बात करने से पहले आपका थोड़ा-सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है यतन एनजीओ स्टार्ट करने से पहले? उसके बारे में थोड़ा-सा जी, तो एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमए बीएड किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और जी। जैसे कि मैंने बताया, मैं काफ़ी आउटगोइंग हूँ और इंडिपेंडेंट रही हूँ शुरू से। तो बीए के हुँ, बाद ही मैंने साथ में जॉब भी स्टार्ट कर दी थी एक स्कूल में, टीचर की, जो हुँ, बीए और एमए के बीच का टाइम था, 6 मंथ। मैंने एक स्कूल में हुँ, जॉब करी और मुझे लगा कि हाँ, ये टीचिंग ही वो करियर है जो मैं आगे करूँगी। फिर मैंने उसके बाद बीएड किया और जी। उसके बाद ही मैंने 1 साल जॉब करी और हुँ, उसके बाद आफ्टर मैरिज थोड़ा-सा ब्रेक लिया, क्योंकि उस टाइम पे प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। मुझे लगा बच्चों को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैंने हुँ, 8 साल का ब्रेक लिया था वहाँ पर। पहले अपनी बेटी के साथ, फिर बेटे के साथ। फिर हुँ, जब दोनों स्कूल जाने लगे, मुझे लगा हाँ, अब मेरे पास थोड़ा टाइम है अपने लिए। फिर मैंने यहाँ पे गुरुग्राम के एक प्रेस्टीजियस स्कूल में जॉब स्टार्ट करी और जी। लेकिन उससे भी मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थी कि मुझे अभी कुछ और करना है, कुछ सोसाइटी हुँ, के लिए करना है। तो फिर मैंने अपने फ्री टाइम में, शाम के टाइम में 1 घंटा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, जो हमारे पास में धोबी के बच्चे, हमारी मेड के बच्चे, इनके साथ मैंने स्टार्ट किया था, 5 हुँ, बच्चों से। और अब तक करीब 5000 बच्चे यतन से पढ़ चुके हैं। 5000 इट्स यस, वेरी नाइस नंबर 5000 कितने यस। साल अच्छा उसके बारे में बाद में बात करते हैं, नहीं तो फिर मिक्स अप हो जाएगा। ओके मैम। तो अ, एक मैं जानना चाहती हूँ कि एक जो बीइंग अ मदर हम लोग गैप लेते हैं। अ, जैसे हर किसी की लाइफ में आता है ये टाइम जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपना टाइम एज ए मदर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है, तो गैप लेना आई थिंक इट्स गुड ऑप्शन, क्योंकि यस, दोनों चीजों को पजल हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, ना राइट, ही आप बच्चे पे ध्यान दे पाते हो ना ही अपने करियर पे। ट्रू। लेकिन जब ये एक इतने लंबे टाइम का जो एक गैप आ जाता है, जैसे आपने बताया 8 साल, आठ हुँ, साल अपने अपने बच्चों को दिए हैं, तो 8 साल के बाद जब वापस से हम रीस्टार्ट करने की बात करते हैं, कम बैक करने की बात करते हैं, तो क्या वो चैलेंजेस आते हैं जो एक गैप के बाद आपने फेस? जी। तो सबसे पहले तो चैलेंज आता है, घर, बच्चे और जॉब एक साथ कैसे मैनेज होगा? और फिर आपका एक टाइम लाइफ़स्टाइल। मैनेजमेंट। हाँ, हुँ, एक आपका लाइफ़स्टाइल फ़ॉर्म हो चुका होता है, बट अब अगर आपको जॉब करनी है, आपको यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको जल्दी उठना है, काम करने हैं, सबके टिफ़िन्स पैक करने हैं। तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था और जी। उसकी वजह से फिर मैं जॉब कर पाई। पीछे जो भी कुछ चीज़ें थी फिर वो मैनेज करती थी और इस तरह हुँ, से मैं अपनी जॉब और फिर इवनिंग में भी मैं वापस से शुरू अपने किया। पैशन को फ़ॉलो कर पाई। ओके, तो सोशल वर्किंग की बात जब हम करते हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया? कब मतलब ये एक धारणा बननी शुरू हुई? कब ये भावना आई कि मुझे कुछ इस तरीके का करना है या फिर अपना एनजीओ बनाना है, या कभी ये सोचा था कि किसी और से क्यों ना वॉलंटियरली जुड़ के हम ये सब भी कर सकते हैं? तो क्या वो आइडिया था? वो क्या माइंडसेट था यतन एनजीओ के पीछे? वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जी। तो मैं बोलूँगी ये भावना मेरे अंदर बचपन से ही थी। मेरे फ़ादर, जैसे मैंने बताया, उनका बुक्स एंड स्टेशनरी का बिज़नेस था, बट वो काफ़ी बाय हार्ट बहुत अच्छे इंसान थे। तो हुँ, कोई भी गरीब बच्चा या हमारी मेड्स, इवन कॉलोनी भर की पूरी मेड्स को बुक्स, स्टेशनरी हमारे घर से फ्री मिलती थी। और हमारे घर में भी पापा ने एक छोटा-सा पोर्शन एक स्कूल को दिया हुआ था, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते थे। तो उनकी भी सारी बुक्स, स्टेशनरीज़ और कुछ ओकेजन्स होते थे, तो मम्मी उनको खाना देती थी। तो हम यही वैल्यूज़, यही सब देखते हुए बड़े हुए थे।
तो कहीं न कहीं माइंड में था कि ऐसा कुछ करना है और जब तक मैंने यत्न स्टार्ट नहीं किया था, तब भी मैं अपनी जब भी सैलरी मेरी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने जॉब करना वापस से शुरू किया, तो मैं अपना 10% डोनेट करती थी क्योंकि उस टाइम मैं टाइम नहीं अपना दे पाती थी। तो मैं इस तरह से किसी न किसी इनिशिएटिव के साथ जुड़ी रही शुरू से। और जी, उसके बाद जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि जब बच्चे बढ़ने लगे कि इसको अगर मुझे आगे बढ़ाना है, तो मैं इसको रजिस्टर करूँ जिससे मुझे लोगों के सपोर्ट मिले और इसलिए फिर हमने यहाँ से यत्न की शुरुआत हुई और मैंने यत्न को रजिस्टर किया। कितने साल हो गए अभी यतन की जर्नी को? यत्न मैंने रजिस्टर किया था 2015 में और बच्चों को मैं 2013 से पढ़ा रही हूँ। 2 साल बाद मैंने रजिस्टर किया। जी, तो यतन के बारे में कुछ बताइए मैम कि यतन क्या है और किस किस तरीके की एक्टिविटीज आप करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करते हैं यतन के जरिए? जी, तो यत्न की शुरुआत पहले हमने यत्न लिटरेसी प्रोजेक्ट से करी थी, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई और सारी स्टेशनरी, वन टाइम मील, यूनिफ़ॉर्म ये सब प्रोवाइड करते थे। फिर हमने उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देनी शुरू करी, वोकेशनल ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग और हमारे पास हमारी एनजीओ में वॉलंटियर्स के लिए भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हमारे साथ कई यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, जीडी गोइंका स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस, लामाटीनिया स्कूल लखनऊ, पाथवेज़ ऐसे कई स्कूल के बच्चे हैं, श्री राम, जो हमारी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी टाइम टू टाइम आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे बच्चे उनसे काफ़ी सीखते हैं और स्किल्स वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो ये लिटरेसी प्रोजेक्ट करते-करते मैं बच्चों की मदर्स के साथ भी मेरा काफ़ी इंटरैक्शन हुआ। फिर मुझे लगा कि ये लेडीज़ भी अनएजुकेटेड हैं और इनको अपनी राइट्स के बारे में ख़ास नॉलेज नहीं है और ये एक्सप्लॉइटेड हैं, घर पे भी और इनके एम्प्लॉइज़ भी इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि जो पे ये डिज़र्व करती हैं इतने हार्ड वर्क के बाद, वो इनको नहीं मिल पाती। फिर यहाँ से हमने वुमेन्स के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोत्साहन। इसके अंदर हम इन लोग को ट्रेनिंग देते हैं न्यू-न्यू प्रोडक्ट्स बनाने की। जैसे आजकल हम बना रहे हैं जो टेम्पल में फ्लावर्स होते हैं। आपने देखा होगा डेली टन्स ऑफ फ्लावर्स वेस्ट होते हैं और लेटर ऑन वो रिवर्स में वाटर लॉगिंग का रिज़ल्ट होते हैं। तो उन फ्लावर्स को हम टेम्पल से इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक गुलाल में। ये गुलाल केमिकल फ्री एंड स्टेनलेस हैं और इसके अलावा हमारी लेडीज़ बना रही हैं काऊ डंग से धूप बत्ती, अगरबत्ती और हम इको फ्रेंडली स्टेशनरीज़। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन लेडीज़ के अंदर एक स्टिल कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इनको हम एम्पावर कर रहे हैं, इनको बड़ा प्लेटफ़ॉर्म भी दे रहे हैं, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकें। ओके। और कोविड टाइम में जैसे आपने बताया हमारी एनजीओ ने काफ़ी लोगों को हेल्प करने की कोशिश करी थी। कोविड टाइम में थोड़े टाइम तो हमको भी अपना सेंटर बंद करना पड़ा था। लेकिन फिर बहुत लोगों के कॉल्स आए, लोगों को उस टाइम हुआ कि एजुकेशन से ज़्यादा लोगों को खाने-पीने की ज़रूरत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। तो उस टाइम पे हमने लोगों के घर-घर खाना पहुँचाया, उन लोग को महीने भर, 2 महीने का ऐसे करके राशन दिया और इसके लिए हमें एमसीजी से भी एप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है। जी, तो कोविड के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि कोविड एक ऐसा टाइम था जो वर्ल्ड वाइड सबने बहुत ही मतलब जीवन लाइफ चेंजिंग टाइम पीरियड कह सकते हो आप कि अपने घरों में कैद हो जाना। जब सब अपने घरों में कैद थे तब आप जैसे लोग लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो आई थिंक उसके बारे में डिटेल से अगर आप बताएं थोड़ा कि किस तरीके से अगर किसी को जुड़ना है आपके साथ, हाँ जी। आपके किसी भी मिशन में अगर वो लोग हेल्पफुल हो सकते हैं
तो किस तरीके से आपने लोगों तक पहुंचे, किस तरीके से उनको हेल्प किया? क्या थोड़ा सा भी वो डर था पेंडेमिक में जो था कि हाँ, एक इस तरीके की बीमारी, अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको खुद पता नहीं चलता कि कहाँ से आप अफेक्ट हो जाएंगे। तो किस तरीके का मैनेजमेंट रहा, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया चीजों को पेंडेमिक के दौरान? शुरू में तो ये एक डर था, चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। हम्म, फिर धीरे-धीरे वही गूगल के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हमने भी फिर इन बच्चों को, चाहे ज़ूम कॉल के थ्रू, इन लोगों को हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, सबको मास्क बाँटे, पहले तो मास्क एंड सैनिटाइज़र्स। तो वो भी हम लोग ये हमारी जो वॉलंटियर टीम थी, वो इनकी कॉलोनीज़ के बाहर जाके हम रखाते थे कि यहाँ पे रखें, आप लोग यूज़ कर सकते हो। कॉलोनीज़ के ओके। बाहर हमने सैनिटाइज़र्स रखे लोगों के लिए। और जो लेडीज़ इस टाइम पे जॉबलेस हो गई थी, क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, जो मेड्स थी, लोगों ने मेड से भी काम कराना बंद कर दिया था। तो इस टाइम पे हमने उन लोगों को मास्क बनाने का काम दिया था, और फिर उन मास्क को हमने कॉर्पोरेट्स के थ्रू मार्केट किया। कॉर्पोरेट्स में बहुत डिमांड थी उस टाइम पे, तो हमने इन लेडीज़ से मास्क बनवाए, और कॉर्पोरेट्स में तो इनको थोड़ा-सा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। उसके बाद हमने इनके खाने की बेसिक जो नीड थी उस टाइम, खाना, उसको देखा, और थोड़ा बहुत फंड रेज़िंग भी करी हमने। और पूरे गुरुग्राम में हमारी कोशिश रही कि हम लोगों को खाना बाँटें, और खाना तो फिर एक टाइम का होता था, उसके बाद हमने फिर इन लोग को मंथली राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके। तो इस टाइम जब आप ये सब एग्जीक्यूट कर रहे थे तो सपोर्ट कहाँ से मिला ये सब करने के लिए? सपोर्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबने बहुत सपोर्ट किया। शुरुआत तो मैंने खुद अपने दम पे करी थी, और उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए हमारे साथ, हमारा काम देख के। और इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी सामने आए उस टाइम। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बच्चों ने भी हमारे लिए फंड रेज़िंग करी, उनका भी सपोर्ट रहा था इस इवेंट में। तो बहुत सारे बच्चे, बच्चों का ग्रुप, यूनिवर्सिटी का ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, सब लोग, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे खुद, डरे हुए थे, और खुद बाहर निकल के लोगों की हेल्प नहीं कर सकते थे, उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर हमने आगे लोगों की हेल्प करी। ओके, इस टाइम में फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आप ये सब कर रहे थे? तो फैमिली सपोर्टिव थी कि नहीं? पेंडेमिक है, क्योंकि एक्सेप्टेंसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं लाइफ दांव पर लगी है। तो बिल्कुल। फैमिली का कैसा रिएक्शन था? फैमिली का थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था। शुरू में तो उन लोग को डर लग रहा था, बट जब उन्होंने देखा कि मैं पूरे ग्लव्स और पूरा अपना आप को कवर करके, और हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके सब काम कर रहे हैं, किसी के हाथ टच नहीं कर रहे हैं, अगर हमें खाना भी रखना है तो हम दूर से रख देते थे, और सारे जब प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर फैमिली ने भी सपोर्ट किया। जी, ग्रेट। बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। बहुत हिम्मत चाहिए इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को डालना और लोगों को हेल्प करना। तो मैं कहूँगी बहुत ही ग्रेट अटेम्प्ट है और बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट भी है, करेजियस है एक्चुअली। तो थैंक यू। यतन एनजीओ को लेकर आपके किस तरीके के सपने हैं आने वाले दिनों में? क्या सोचा है, मतलब यतन एनजीओ को आप कहाँ पर देखना चाहते हो आने वाले सालों में? मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए एक बड़ा लर्निंग सेंटर बनाना, जैसे ओके। आजकल के प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो मेरा सपना है कि मैं इन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक पूरा वैसा स्कूल बनवाऊँ, और जहाँ पे लेकिन उनको फीस पे ना करनी पड़े, और उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हों। अच्छा कंप्यूटर रूम हो, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड हो, और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हों, सब कुछ वो जो अभी कहीं न कहीं कमी रह जाती है, मैं वो सारी फैसिलिटीज़ उन बच्चों को देना चाहती हूँ। और लेडीज़ के लिए एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहती हूँ, जहाँ पे सिलाई मशीन्स हों, उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी दी जाए, और तरह-तरह जिसका जो इंटरेस्ट हो,
वो लेडी उस फील्ड में काम कर पाए और आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़ी हो। इस जर्नी के दौरान कब ऐसा लगा कि हाँ, कोई ऐसा चैलेंजिंग काम जब किया हो, जब हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अपने आप को उसमें डालते हैं और उसको करते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा चैलेंजिंग रहा है यतन एनजीओ में उसके दौरान? अगर आप शेयर करना चाहें तो, और किस तरीके से उस सिचुएशन से डील किया? चैलेंजेस तो हर इनिशिएटिव को स्टार्ट करने और उसको पूरा करने तक रहते हैं। ये कोविड टाइम मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि खुद भी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी कि इसको कैसे करना है और कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा। एक बस जुनून था कि नहीं कुछ करना है। पहले हमने आस-पास के एरियाज़ में किया, फिर ये था कि अब दूसरे एरिया तक जाएँगे कैसे? फिर अपने आप ही मैं बोलूँगी एक चेन बनती गई कि इस जी, एरिया को ये देख अपने आप ही हमें कहीं से वॉलंटियर मिलते गए, लोग जुड़ते गए हमारे साथ। तो मैं ये बोलूँगी अगर आपके अंदर विल है, तो भगवान आपका साथ अपने आप देते हैं। बिल्कुल। जी, अ, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में, अब तक की लाइफ की जर्नी में जिस तरीके के आपके डिसीजंस रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, अ, क्या कभी कोई इतना टफ टाइम फेस किया है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए? जी, तो मैंने जैसे स्कूल में जॉब स्टार्ट करी थी और साथ में यतन भी स्टार्ट कर लिया था। तो कोविड टाइम में दोनों चीज़ें साथ में हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल था और ये एक टफ डिसीज़न था, क्योंकि स्कूल से काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, घर को भी और खुद को भी, और यतन एक डिफरेंट वो था। तो मेरे को चूज़ करना था कि अब मैं, क्योंकि इतना टाइम यतन में भी अब मैं काफ़ी टाइम दे रही थी, कोविड के लिए फुल फ्लेजेड, और स्कूल में भी ऑनलाइन, ऑफलाइन टीचिंग की वज़ह से। तो ये काफ़ी टफ टाइम था और फिर मैंने काफ़ी ठंडे दिमाग से सोचा, क्योंकि मुझे दोनों में से एक ही को चूज़ करना था, और फिर मैंने यतन को चूज़ किया और जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और ओके। दूसरा टफ टाइम मैं कहूँगी था मेरी लाइफ़ का, जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी। तो मैं अपने फ़ादर से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और आज तक भी मैं बोलूँगी मैं उस इंसिडेंट से उभर नहीं पाई हूँ। लेकिन मैं ये बोलूँगी हमेशा मेरे फ़ादर की ब्लेसिंग्स और उनका सपोर्ट रहा है मुझे, जहाँ तक भी मैं आज तक पहुँच पाई हूँ। जी, ओके। आपकी खुद, आप इतने इंस्पायरिंग हैं, आपकी खुद की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग है, बट हु मोटिवेट्स यू? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? कौन आपको इंस्पायर करता है अपनी लाइफ में? मैं ये बोलूँगी हमारी लाइफ़ में हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, जो कि हर कोई कहीं न कहीं इंस्पायर करता है। जैसे अभी मैं जी। आपसे मिल रही हूँ, तो आपकी स्माइल मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि हमें हँसते रहना थैंक चाहिए यू। हमेशा। तो मैं हर किसी से कोई ना कोई इंस्पिरेशन लेती हूँ, और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैंने अपने फ़ादर से ली है, और वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और कोई भी काम की शुरुआत मैं पहले अपने फ़ादर की ब्लेसिंग लेती हूँ और फिर करती हूँ। तो मैं लाइफ़ में आज तक जो भी हूँ और जो भी कुछ कर पाई हूँ, वो अपने फ़ादर की ब्लेसिंग से। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं, और बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से आपको कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और यतन एनजीओ इस तरीके से ही डे पर डे ग्रो करता रहे। बहुत ज्यादा लोगों को आप लोग हेल्प कर पाए, बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स को आप लोग जोड़ पाए अपने साथ। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर किसी को किसी न किसी वे में कम्युनिटी के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आप अगर अपना टाइम नहीं दे सकते हो, तो किसी इनिशिएटिव को आप उनको हेल्प करो। वॉलंटियर आप टाइम दे के भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो एनवायरनमेंट के लिए आप एक पेड़ भी लगा सकते हैं। तो हर किसी को बिल्कुल। किसी न किसी तरह से, और जो आपके लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, उन डेज़ को आपको मेमोरेबल ज़रूर बनाना चाहिए, और कुछ ना कुछ, चाहे आप किसी बच्चे को उसकी बुक्स खरीद के दे दें उससे, कोई स्टेशनरी जी। खरीद के दे दें।
तो इस तरह से आप अपने लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको मेमोरेबल बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। अब आपसे विदा लेनी पड़ेगी, तो इसी के साथ शालिनी जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल लाइफ जर्नी के साथ, एक नए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ धन्यवाद। थैंक यू सोनिका।